अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए आप थोड़ी सी ये डायग्राम देख लें। सिंपल सी डायग्राम है ओसाइड की। तो यहाँ पे हमारे पास ओसाइड की इर्द गिर्द जो हमारे पास लेयर होती है हम उसको कहते हैं जोना पेलोसिडा। ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाई ये ओसाइड है, ये उसका क्रोमोसोमल मटेरियल पड़ा है। ठीक है, पहली जो होती है ब्लू कलर में मैंने दिखाया जोनो पेलोसिडा, इसकी जो इर्द गिर्द लेयर मौजूद होती है। उसके बाद जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो फ्लैट सेल जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल की एक लेयर मौजूद होती है। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जोनो पेलोसिडा। के बाद बाहर जो होती है वो कोरोना रेडिएट होती है। ठीक है, तो ये ब्लू जोनो पेलोसिडा, ब्लैकिश में जो सेल दिखाएं ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कोरोना रेडिएट है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होती कहाँ पे है। ये हमारे पास होती है, अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास है यूट्रस। ठीक है, ये है विजाइना। तो यहाँ पे होती है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फ्लोपियन ट्यूब की जो एम्पुलर रीजन होता है ना, वहाँ पे एम्पुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो ये हमारे पास कहाँ होते हैं, एम्पुलर रीजन में। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है फेजेस। कौन सी फर्टिलाइजेशन के हमारे पास फेजेस हैं। फर्टिलाइजेशन हमारे पास 4 फेजेस में होता है। किस तरह होता है, देखो ये हमारे पास स्पर्म पड़ा है। स्पर्म सबसे पहले, स्पर्म के अगर पार्ट की बात करें तो उसका हेड होता है। ठीक है, उसकी नेक होती है, फिर उसकी टेल होती है जनाब, इस तरह का वो स्पर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होती है। इसके हेड के जो है ऊपर एक्सोसोमल कैप मौजूद होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। उसमें हाइलुरोनिडेज होता है, एक्रोसिन होता है, स्टेज होता है, न्यूरोमिनिडेज होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, एक बात मैं ये आपको बताना भूल गया कि विजाइनम के ज़रिए जब स्पर्म अंदर आते हैं और फीमेल जेनिटल ट्रैक में आ जाते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं, वहाँ पे स्पर्म की क्या होती है, वहाँ पे स्पर्म की एक्टिवेशन होती है, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन होती है। ठीक है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म होता है जब फीमेल के जेनिटल ट्रैक में आता है तो ऑलमोस्ट 7 और उससे लगते हैं कि उसके ऊपर जो सेमिनल फ्लूइड के जो मटेरियल और प्रोटीन थी, और उसके अलावा जो उसके ग्लाइको प्रोटीन के स्पर्म के ऊपर एक कोट मौजूद था, जिसकी वजह से वो स्पर्म इनएक्टिव था। वो कोट जो होता है फीमेल में जेनिटल ट्रैक में आने के बाद वो उतर जाते हैं, वो प्रोटीन, सेमिनल प्रोटीन और जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है वो उतर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पर्म की स्पीड बढ़ जाती है, और उसे हम कहते हैं ये आपका कैपेसिटेटेड स्पर्म है। और ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म इज एबल टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फिर क्या कहते हैं, जो कैपेसिटेशन हो जाती है तो सबसे पहले स्पर्म क्या करता है, ऐसे मूव करता 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 एम्पुलर रीजन में आता है। यहाँ पे क्या पड़ा होता है, एग पड़ा होता है। अब स्पर्म क्या आता है, सबसे पहले जो आता है ना, स्पर्म के पास एक्रोसोमल एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हायोल्यूरोनाइडेज। हायोल्यूरोनाइडेज की मदद से क्या करता है, सबसे पहले जो बाहर की लेयर है उसको पेनिट्रेट करता है, कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ, आपने सिंपल क्या लिखना है कि हायोल्यूरोनाइडेज होता है ना, यहाँ पे हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा कुछ जो होते हैं ट्यूबल एंजाइम, ट्यूबल एंजाइम का मतलब क्या है, जो फ्लोपियन ट्यूब है उसके कुछ एंजाइम होते हैं वो भी हेल्प करते हैं स्पर्म की पेनिट्रेशन में कोरोना रेडिएटर में। तो हम कहते हैं ट्यूबल एंजाइम भी कुछ जो होते हैं ना वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात होगी कि कोरोना रेडिएटर को उसने पेनिट्रेट कर लिया। आगे उसके लिए एक मजीद मुश्किल आई पड़ी है कि एक जोनो पेलोसिडा की लेयर पड़ी है। अब जोनो पेलोसिडा की जो लेयर पड़ी है उसको भी स्पर्म ने पेनिट्रेट करना है। अब उसकी पेनिट्रेशन के लिए अलग एंजाइम चाहिए। वो हमारे पास एंजाइम कौन कौन से है, 3 तरह के एंजाइम होते हैं, यहाँ भी मैंने लिखे हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। एक्रोसिन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्टेज आता है, ये एमसीक्यूज में भी एंजाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, और न्यूरामिनिडेज आ जाता है, न्यूरामिनिडेज आ जाता है। अच्छा, ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये सारे एंजाइम हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, एक्रोसोम में मौजूद होते हैं। इसे हम कहते हैं एक्रोसोमल एंजाइम, एक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि इसने जोना पेलोसिडा को भी जैसे ही पेनिट्रेट किया उस वक्त क्या होता है, ये जो होता है ना, ये जो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में जब आता है उसका सिर्फ न्यूक्लियस आता है और उसकी जो होता है ना हमारे पास जो होती है टेल आ जाती है। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी याद रखने आपने, जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेल मेम्ब्रेन, कौन सी 2 चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होते हैं ये आउटसाइड रहते हैं, ये इंटर नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जो होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं किसी भी पर्सन में वो
जो है मदर की तरफ से आता है, वो फादर की तरफ से नहीं आता, क्योंकि वो स्पर्म के जो होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते, ज़ाइगोट फॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे ही ज़ोना पैलिसिडा को ये पियर्स करता है स्पर्म, उसकी वजह यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं इसके अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं। जैसे ही स्पर्म इंटर होता है ये ग्रेन्यूल ओपन हो जाते हैं और इनमें ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म की जैसे एक इंटर हुआ तो ये जैसे ही ग्रेन्यूल ओपन होंगे इसके अंदर ऐसे एंजाइम होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन की जो है ना स्ट्रक्चरल चेंजिंग करते हैं, और उन स्ट्रक्चरल चेंजिंग के बाद ये जो होते हैं ना ज़ोना पैलिसिडा, ये अनएबल हो जाता है कि मज़ीद किसी भी वो स्पर्म को रिसीव कर सके। मतलब वो फर्दर किसी भी स्पर्म को रिसीव नहीं कर सकेगा, कोई भी स्पर्म फर्दर उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। ये चीज़ हेल्प करती है कि एक एग सिर्फ एक स्पर्म के साथ ही फ्यूज़ करे, एक से ज़्यादा स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज़ोनल रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कि हम अब उसने पियर्स कर लिया ज़ोना पैलिसिडा को भी, कोरोना रेडिएटर को भी। ठीक है, अब जैसे विंटर होता है तो ये हमारे पास जो मैंने पहले भी आपको बताया था ओजेनेसिस की वीडियो आप देख लेना, कि जो होती है ना ओगोनिया के बाद प्राइमरी ओ साइड बनता है, फिर सेकेंडरी ओ साइड जो होता है ना वो जनाब मेटाफेज 2 में रुक जाती है उसकी मियोसिस। ठीक है, जैसे स्पर्म इंटर होता है मियोसिस फेज 2 होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास जो होते हैं ना एग बन जाता है, और जिसे हम कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, इस तरह जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, दोनों प्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब पेनिट्रेट किया था तो उस वक्त न्यूक्लियस ने पेनिट्रेट किया था और टेल ने पेनिट्रेट किया था। न्यूक्लियस जो था वो तो प्रो न्यूक्लियस बन गया, और टेल जो होती है वो डी जनरेट कर जाती है, ये आपने याद रखना है। तो मेल की तरफ से सिर्फ जो है न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर ज़ाइगोट और एम्ब्रियो में जाता है, और इसका मतलब है जो जेनेटिक मटीरियल जो है ना सिर्फ मेल का जो ट्रांसफ़र होता है वो न्यूक्लियस है जो कि प्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फीमेल के जो होता है ना सारा साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट जो है ना आगे फर्दर हेल्पफुल होते हैं। तो ओ साइट और स्पर्म की फ्यूजन कैसे होती है, ये ओ साइट ये भी प्रो न्यूक्लियस बन जाता है और स्पर्म का भी प्रो न्यूक्लियस बन जाती है आपस में। अच्छा, जब दो प्रो न्यूक्लियस एक ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं तो हम इसको कहते हैं ओटिड। क्या कहते हैं? ओटिड कहते हैं। ठीक है, अब ओटिड जो होता है ना वो जब उन दोनों के आपस में प्रो न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाती है तो ओटिड क्या बन जाता है? ज़ाइगोट बन जाता है। तो ये ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ये सारा था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जिसमें मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ आपकी रह गई है जो मोस्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है, द इफ़ेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ बुक से। रिज़ल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें, ये आपने लाजमी याद करना है, ऐसी क्यूज़ में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट जब बन जाता है तो उसकी वजह से क्लीवेज होती है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, और फिर उसकी वजह से जो होता है ना नॉर्मल जो अच्छा फिर फर्टिलाइजेशन हेल्पफुल होती है कि डिप्लॉयड जो नंबर है ना उसको ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि अगर मेल और फीमेल के स्पर्म और साइड को देखो तो उसमें तो हाफ ऑफ होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं नंबर आपस में, जब वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो तब डिप्लॉयड सेल बनता है। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल डिप्लॉयड को क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। इसी तरह स्टिमुलेट द पेनिट्रेट ओसाइट टू कंप्लीट द सेकंड मियोटिक फेज। मैंने आपको बताया था ना कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, सेकंड वो जो ओजेनेसिस में वो जो सेकंड मियोटिक फेज फंसी हुई थी वो क्या हो जाती है, वो सेकंड मियोटिक फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह इसकी वजह से जो होता है ना ह्यूमन स्पीशीज़ जो है वो अपनी वेरिएशन काज करते हैं, मेल का कुछ जेनेटिक मटीरियल है, फीमेल का कुछ है, तो आपस में जब मिलते हैं तो एक न्यू वेरिएशन आती है जेनेटिक मटीरियल में। ठीक है, और इसके अलावा ओटिक फार्मेशन होती है, ज़ाइगोट फार्मेशन होती है, और यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखो आप छठा लिख लें कि क्लीवेज यहाँ इसके बाद स्टार्ट हो जाती है, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने 4 पॉइंट याद करने हैं, तो यहाँ पे आप 6 पॉइंट पढ़ लें, 4 पॉइंट आपने कम से कम याद करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन की वीडियो थी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।